अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों के इंतखाबात के मामले पर 2 मेंबर बेंच की सिफारिश पर आज खुद नोटिस लेते हुए 9 रुकनी लाजब बेंच तश्कील दे दिया है, जो केस की समाअत कल 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे करेगा। नाज़रीन, 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद करेंगे, जबकि बेंच के दीगर मेंबरान में जस्टिस एजाजुल एहसान, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल हैं। 9 रुकनी बेंच की जानिब से आज खुद नोटिस में मंदरजा झेल सवालात का जायजा लिया जाएगा। आम इंतखाबात के हवाले से आईनी जिम्मेदारी किसकी है, आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे की जिम्मेदारी क्या है, असेंबली खत्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है, ये सब सवालात कल ज़ेरे बहस आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन कराने का पहले ही हुक्म सादर कर चुकी है, मगर इलेक्शन कमीशन और दोनों गवर्नर्स की तरफ से इंतखाबात की तारीख ना देने और मामले को लाहौर हाई कोर्ट ले जाने के बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने 2 सूबों में आम इंतखाबात का ऐलान किया था, मगर हुकूमत सदर पाकिस्तान के इस ऐलान को भी गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर चुकी है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप कर लिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 सूबों में इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस ले लिया है। अहम तरीन नुक्ता यह है कि 9 रुकनी बेंच में 2 वो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसान और जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जिनके नाम आज मुस्लिम लीग नून लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रही थी। नून लीग एतराज उठा रही थी और मुकदमात से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर चुकी है। आज हुकूमत वक्त की जानिब से 3 बार मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में 2 जज साहिबान के नाम लेकर मुतालबा किया गया कि ये जमात और हुकूमत के मुकदमात से दस्तबरदार हो जाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि आला अदलिया के 2 जजों जस्टिस एजाजुल एहसान और मज़ाहिर अली अकबर नकवी का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मोतसबाना है। दोनों जज नवाज और शहबाज शरीफ से मुतल्लिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दे चुके हैं। पैनमा, पार्टी लीडरशिप, पाकपतन अलॉटमेंट केस और रमजान शुगर मिल केस इस फहरिस्त में शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम इन जजेस को नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के मुकदमात से अलग होने का कहेगी। इसके बाद वजीर आजम के मुआविन खसूसी अता तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दोनों जजेस मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जहन रखते हैं और चीफ जस्टिस से अपील करते हैं कि हमारा कोई केस इन 2 जजेस के पास ना लगाया जाए। एजाजुल एहसन साहब और मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास मुस्लिम लीग नून का और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई केस ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फायजीसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए और हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी सदा करते हैं कि काइंडली हमारा कोई केस इन 2 जज साहिबान के सामने ना लगाया जाए। अब ये दोनों जजेस इस 9 रुकनी बेंच में मौजूद हैं। क्या हुकूमत वक्त इस बेंच की फॉर्मेशन के ऊपर सवाल उठाएगी? अब से पूरे 2 मिनट पहले राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए के दौरान एक सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि दोनों जजेस इस बेंच का हिस्सा हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, अगर दोनों साहिबान बेंच का हिस्सा हैं, जो कंट्रोवर्सी पूरे मीडिया पे है और जिस कंट्रोवर्सी का जो प्रेमा फेशाई, उन्होंने कहा प्रेमा फेशाई वजूद है, वो भी दिखता है, तो अब ये तसव्वुर कर लीजिए नाजरीन के कल और आने वाले दिनों में मजीद कंट्रोवर्सी मुस्लिम लीग नून की जानिब से उठवाई जाएगी। जबकि आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ही मुतालबा दोहराया। उन्होंने सहाफ़ियों से सवाल पूछा कि अगर कहीं सरहन जानिबदारी हो रही है तो कब तक आंखें बंद रखेंगे? मुस्लिम लीग नून से मुतसबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है और वाज़े और रोजे रोशनी तरह अयां है, कब तक आप उससे आंखें बंद करके रखेंगे? उससे बहुत खराबियां पैदा होंगी। हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाराना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव इस मुल्क के आला अदलिया के जजेस के हवाले से मुतसबाना रवैये की शिकायत कर रहे थे, जबकि तहरीक इंसाफ ने जजेस के खिलाफ इस महाज आराई पर रद्द अमल दिया है कि मुस्लिम लीग नून अदलिया के खिलाफ मुहिम चला रही है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जिस तरह अदलिया पर हमला किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक इदारे को डराया जा रहा है, इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। दूसरी जानिब जेल भरो तहरीक, हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई और कफ़ायत शायरी की मुहिम
कुल तहरीक जो इस मुल्क में चल रही हैं सियासी और मुआशी हालात का अहाता है। नाजरीन, तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज लाहौर से कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी जनरल असद उमर, आजम स्वाति, उमर चीमा ने खुद को रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया है। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुझे कोई खौफ नहीं, जेल में डालने का शौक भी पूरा कर लीजिए, हमारी लीडरशिप फ्रंट से लीड करेगी। मेरे ऊपर 70 FIRs काटी है, कोई फिक्र नहीं है, जितनी मर्जी करें। इसलिए हमने ये जेल भरो तहरीक का लोगों का खौफ उतारने के लिए, खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते ना हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा है जिस तरह आज लोग निकले हैं, सारी हमारी लीडरशिप ने खुद लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। उन्होंने कहा हम तैयार हैं जेलों के लिए। तहरीक इंसाफ का दावा है कि 500 से 700 कारकुनान अब तक गिरफ्तारी के लिए पेश हो चुके हैं। फवाद चौधरी ने खबरदार किया है कि उस वक्त तक गिरफ्तारियां देने का सिलसिला जारी रहेगा कि जब तक हम इंतखाबात की तरफ नहीं जाते। तहरीक इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियों के लिए खुद को पेश कर चुके हैं और उस वक्त तक गिरफ्तारियों देने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मुल्क में आइन बहाल नहीं किया जाता, इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाते। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि हकीकी आज़ादी के लिए आज हम 2 बुनियादी मुतहर्रिक और अहदाफ के तहत जेल भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हमारी तहरीक का पहला मकसद पुरअमन और गैर मुतशद्दद एहतजाज है। हमें जाली FIRs, नैब के मुकदमात, जेर हिरासत तशद्दुद, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया से वाबस्ता अफराद पर हमलों का सामना है। तहरीक का दूसरा मकसद अवाम को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कौम को बदतरीन मुआशी तबाही के सुपुर्द किए जाने के खिलाफ एहतजाज है। एक रोज कबल पंजाब हुकूमत ने गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड के साथ साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर और इससे मुल्का सड़कों पर दिफा 144 नाफिज करते हुए हर किस्म के इज्तिमा, धरनों और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी थी। लिहाजा तहरीक इंसाफ के आदत कारकुनान और सपोर्टर्स की गिरफ्तारी दिफा 144 की खिलाफ वर्जी पर ही मुमकिन बनाई गई है। हुक्काम का कहना है कि सड़क ब्लॉक करने की सूरत में दिफा 290 और 291 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे, जबकि अमनो अमान खराब करने और नारेबाजी पर 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज होगा। मुल्क भर की जेलों में कुल 80,000 कैदियों की गुंजाइश है। इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से 57% ज्यादा कैदी ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसे में जेल भरो तहरीक को हुकूमत कैसे अकोमोडेट करेगी? एक तरफ असेंबलियों में वापसी, दूसरी तरफ जेलें भरने की हिकमत अमली। बतौर कैदी या फिर बतौर रुकने कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ किस हैसियत में ज्यादा मौसर साबित हो सकती है? जजों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून की महाज़ाराई। क्या मुस्लिम लीग नून अदलिया पर दबाव बढ़ाकर अहम तरीन फैसलों पर असरअंदाज होना चाहती है? इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से अली अवान साहब, मुस्लिम लीग नून की तरफ से तलाल चौधरी और सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी। तलाल चौधरी साहब, फरमाइएगा, आज ही के दिन जब आपकी जमात ने सुपीरियर जुडिशरी को नाम ले लेकर ललकारा है, वो अपने तई एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है कि किस तरह ये हुकूमत चलाई जाएगी। अगर हुकूमत ही जुडिशरी के ऊपर अटैक करेगी या उनके तकद्दुस को पामाल किया जाएगा या उनकी आज़ादी को पे हमला किया जाएगा। और आज के दिन ही मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है इलेक्शंस के हवाले से। देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हमने कोई उनके खिलाफ कोई कंपेन नहीं चलाई। हकायक है, परवेज लाई को हमने नहीं कहा था कि वो क्या कहते हैं ये गुफ्तगू करे, और परवेज लाई को हमने नहीं कहा था कि वो अपनी दोस्ती और अपने वो तमाम चीजें जो है वो दरमियान में लेके आए। और उसके बाद कुछ हकायक है पाकिस्तान की तारीख के, एक बेंच बने हैं और सारे फैसले हमारे खिलाफ वहां से आए हैं। वो क्या कहते हैं नाहलियों के हों, सजाओं के हों, उसके बाद वो कोई मॉनिटरिंग जजेस के हों, सो हर चीज। सो उसके बाद अगर किसी का ये ख्याल है कि इस दफा भी हम उसी तरह ही बिहेव करेंगे कि हमें बार बार हमारा एक हक है कि हम किसी पे एतराज उठा सकते हैं, और ये हक तो हर एक का है पाकिस्तान में, हर शहरी का है। बाकी रही इलेक्शंस की बात, तो इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने करवाने नहीं, मगर अब आप लोग फिर कोई एक्सेप्शन लेंगे? क्योंकि आज आता तार ने जस्टिस एजाजुल एहसान और मज़ाहिर अली नकवी साहब का नाम लेके जिक्र किया, वजीर आजम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तासुब की बात की, तो अब आप लोग क्या रिएक्शन रखेंगे सर? बिकॉज अब उन्हीं की मेहर आप बता दें, आपको तासुब लगता है कि नहीं लगता? नहीं सर, ये दिस इज अनफेयर, मुझसे ना पूछिए ये बात। और मुझे सुपीरियर जुडिशरी में किसी में तासुब नहीं लगता। नहीं, आप पाकिस्तानी नहीं है, आपको नहीं पता
यानी हम देखें ना ऑफ द कैमरा हम और कुछ कहते हैं, इतना तो हम कहें ना कि यार एक कोई आखिरी जजेस तो नहीं ना ये, इसमें पाकिस्तान में और भी जजेस हैं। अगर हमें मेरा मतलब है क्या सौ एतराज करना किसी आम आदमी का भी हक है। और ये सर तो फैसलों पे एतराज कर सकते हैं, जज साहिबान पे एतराज नहीं कर सकते, अदालत पे एतराज नहीं कर सकते, फैसले पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं। अब आप देखें जी बायस, अगर आपको लगे कि किसी वजह से बायसनेस है और उसकी कोई वजह है और ये मौजूद है, इसकी एग्जांपल लोग अगर कई खुद जज साहिबान केस छोड़ देते हैं, कभी वो किसी वजूहत पर वो नहीं सुनते। और इसी तरह ही ये बहुत, मुझे बता दीजिए परवेज अलाई, अगर देखें मैं तो कहता हूँ माई लॉर्ड, परवेज अलाई कहता है मेरा यार, देखिए ना ये मेरी ऑडियो नहीं है, ये नून लीग की ऑडियो नहीं है। अली अवान साहब, बेंच की फॉर्मेशन पे भी अब क्या सवाल उठाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि अब हम बड़े पहली अनचार्टेड वाटर्स में मुल्क में, मगर अगर अदलिया का तकद्दुस भी पामाल हुआ और जज साहिबान की जात पे सवाल इस तरह उठा दिए गए, इसको किधर जाते देख रहे हैं आप? देखिए, नून लीग का एक माजी है और नून लीग हमेशा उसके ऊपर प्ले करती है। मलिक कयूम के साथ आई, शहबाज शरीफ की वीडियो ऑडियो आई, आपको देखा, और उसके ऊपर सजा भी हुई। जस्टिस रफीक तारड़ का रोल आपके सामने है, किस तरह उन्होंने जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का एक बेंच बनाया गया और जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के खिलाफ फैसला लिया गया, और फिर जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को गवर्नर कराची सिंध लगाया गया। आपके सामने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन लोगों ने चढ़ाई कर दी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जदोकोब किया, आपके सामने है कि जो इनके साथ चलते हैं वो नवाजे जाते हैं। हुदैबिया पेपर मिल्स में जो रेफरी जज थे, जहां पनामा के अंदर दो पॉलिटिशियंस का, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की फैमिली का नाम आया था, वहीं वो जज साहब का भी नाम आया था, उनके भी पनामा के अंदर ऑफशोर कंपनीज थी। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने इनको जमानत दी, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर इनको जाना पड़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उस वक्त की हुकूमत से पूछा कि आप 24 घंटे नवाज शरीफ की जमानत ले सकते हैं जिंदगी की, तो क्या जब इनकी फेवर में फैसले आते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं, और जब इनकी फेवर में नहीं आते, क्योंकि पनामा पेपर्स पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं निकाला था, पनामा पेपर्स तो दुनिया के अंदर रिवील हुए थे, उधर तो जाके उनको सू नहीं किया। और जिन जजेस ने फैसला दिया, और मेरा ख्याल है वो फैसला बहुत लीनियंट फैसला था और जिसके तहत ये नहल हुए, तो क्या आप जजेस को नाम ले लेके नेम कॉलिंग करनी शुरू कर देंगे? पाकिस्तान के अंदर कोई निजाम, कोई इदारा, कोई नून लीग से आज तक नहीं बचा। आपके सामने आईनी रियासत, आईनी इदारे फौज के ऊपर जनरल बाजवा, जनरल फैज का नाम लेके किस तरह नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के अंदर तकरीर की थी और बाद में उसी तरह लाइन में लग के उनको वोट दिया था एक्सटेंशन का। जिनके लिए तो हमेशा मशहूर है, जब ये मुश्किल में होते हैं तो पांव पड़ते हैं और जब जैसी हुकूमत में आते हैं तो गिरबान पकड़ते हैं। पर इससे मसला हल होना नहीं है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने सुमोटो लिया, बहुत अच्छा किया, पर सेकेंडली एक सुमोटो और होना चाहिए। ये जिस ऑडियो को बेस बनाया जा रहा है, हमारे सामने अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और इन्होंने जस्टिस शमीम की एक ऑडियो रिलीज की थी साकिब निसार साहब के साथ, और जस्टिस शमीम साहब उसके अंदर मेन रोल प्ले कर रहे थे। क्या निकला उसके अंदर से? जो एफिडेविट आया वही ओथ कमिश्नर था जो एवन फील्ड के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जिसने स्टैम्प किया था, वही उनका ओथ कमिश्नर निकला। और आखिर में उन्होंने अपना उससे बैक ऑफ किया और उन्होंने कहा ये मेरी मर्जी का, ये वो वाला एफिडेविट नहीं है। इंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की पूरी हाइप क्रिएट की गई। ये हमेशा टारगेट करते हैं, ये माफिया की तरह काम करते हैं। यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। मैं तलाल चौधरी साहब, आप लोग खुश हैं? आप खुश हैं सुमोटो पे? बिल्कुल, हम तो चाहते थे। देखिए, अंदर 90 डेज तलाल चौधरी साहब से पूछा है, तलाल साहब से पूछा है, आप खुश हैं इस सुमोटो नोटिस पे? देखिए, गुजारिश ये है कि मैं इस पे खुश या मेरे गमगीन होने की जरूरत नहीं है, और पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक मामला चलने चाहिए। और लेकिन यकीनन वो सुमोटो जो सिर्फ इमरान खान जिसका मुतालबा कर रहे हों और जिस पर एक ऐसे जजेस का नोट हो जिन पर इतराज उठा दिया गया हो, और इतराज जो है वो बड़ी बिल्कुल उसके बहुत सारी वजूहात की बना पर उठा दिया गया हो, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फोटो जो है वो उसकी क्या पोजीशन रह जाती है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।
सर, ये जिन समात 3 सवालात का जायजा लेगी, 3 अहम तरीन सवालात के असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 के इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है? और सवाल नंबर 3, वफाक और सूबों के आम इंतखाबात के हवाले से जिम्मेदारी क्या है? तो इन तीनों सवालात के ऊपर तो वाकई बड़ी पेचीदा सूरत हाल है इस मुल्क में, हर कोई अपनी अपनी तशरीह कर रहा है, तो आपको तो इंकरेज करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, मैं सबसे पहली लाइन कही है कि इनकरेज बिल्कुल करना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक कुछ भी हो उसको तो बिल्कुल इनकरेज करना चाहिए, हम साथ हैं उनके। मगर मेरी गुजारिश है ना जी, सो मोटो की बुनियाद क्या चीज बनी है, वो जो बुनियाद बनी है हमें उसको भी ठीक कर लेना चाहिए। मगर सर, अगर वजीर आजम समेत इस मुल्क की हुकूमत जो है वो जज साहिबान के नाम ले लेकर उनको ललकारेगी, पिन पॉइंट करेगी, तो मसला पड़ेगा। जो मेरी बात सुनिए चौधरी साहब, सवाल सुन लीजिए। जिन जज साहिबान के नाम आपकी जमात ने आज लिए उनमें वो भी हिस्सा है इस 9 रुकनी बेंच का, इस पे भी अब आप एतराज उठाएंगे? मेरा ख्याल है कि देखिए, गुजारिश ये है कि ये अगर हमने इतराज उठा दिया है या कहा है तो मुझे परवेज इलाही की ऑडियो की कोई आप सेंस बता दें। सर, फोरेंसिक करना है जस्टिस खोसा के फैसले के बाद आपको बहुत लंबी एक काम और काविश से गुजरना पड़ता है ये सर्टन करने के लिए कि ये। देखिए, मैंने तो फैसला तो फिर भी अदालतों ने करना है ना जी। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि परवेज इलाही के पसंदीदा वो जो सदर है इस वक्त पीटीआई का, उनके फेवरेट लोगों के सामने हमारे केस रख के हम फैसले करवाएंगे। सर, मगर क्या ये ताजुब है वो दोनों जज साहिबान जिन्होंने इस सुओ मोटो नोटिस लेने की तजवीज़ दी थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, उन दोनों को आपने आज अटैक किया, ये फ़कत इत्तफाक है या आप बस इलेक्शन चाहते ही नहीं है? देखिए मेरी गुजारिश में मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, ये तो तारीख है ना पिछले 7 साल की। मखसूस किस्म के बेंच सिर्फ नून लीग के फैसले करते रहे, ये एक तारीख है। इसमें से बहुत सारे जज साहिबान रिटायर भी हो गए हैं। उसके बाद मामला ये है कि सारे लोग काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, लेकिन एक बड़ी बुनियादी चीज है, और ये तो कोई भी जज साहिबान पर कभी कोई आम आदमी भी इतराज कर दे कि हम तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसके बाद वो केसेस नहीं लेते। ये एक सादा सा असूल है जो कि एज ए लॉ स्टूडेंट मैं समझता हूँ। बाकी रही बात एहतराम, हम उतना ही करते हैं जितना पहले सबका करते हैं। मुझे परवेज इलाही की ऑडियो की कोई जस्टिफिकेशन बता दें, उसके बाद ठीक है, हम यहाँ भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। जी सर, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है जब तक पता ना लगे कि वो वाकई ऑडियो लेजिट है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, तोड़ मड़ोड़ के पेश तो नहीं की गई। सारे अहदाफ पहले पूरे करने हैं ना, मरहले पूरे करने हैं। 24 घंटों का काम है ना जी, दुनिया की किसी भी आप कराएं फोरेंसिक, आपकी हुकूमत का काम है। वो तमाम तर नुकात जो जस्टिस खोसा ने ले आउट किए हैं अपनी जजमेंट में, उनको पूरा करें। कब बात हुई, कहाँ हुई, किस आले से रिकॉर्ड हुई, गुजारिश सुन लें। अब मुझे ये बताइए कि ये इसको भी सजा देनी चाहिए जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, कहीं कोई चोरी हो रही हो, उसकी कोई वीडियो बन जाए, पहले वीडियो बनाने वाले को सजा देनी है या पहले हमने पकड़ना है कि ये सब कुछ क्यों गलत हो रहा है? और उसके बाद दूसरी एक बात मुझे ये बता दीजिए, परवेज इलाही कह रहे मेरी ऑडियो है, अब इसको मजीद आपने जितनी मर्जी से कंफर्म करवा ले, वो तो तस्लीम कर रहे हैं। सर, मामला बड़ा पेचीदा हो गया अलीवान साहब। अब इधर अब सबकी पगड़ियां उछल रही हैं और वो रेड लाइंस जो हमें आइन भी क्रॉस करने की इजाजत नहीं देता, वो हुकूमत वक्त क्रॉस कर रही है। ये देखें, ये हमेशा होगा। आपने सुना नहीं था कि मरियम की एक ऑडियो आई थी और जिसमें उसने कहा मैंने अंकल्स को बहुत मुश्किल से मनाया है इसहाक डार साहब को वापस लाने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं इसहाक डार साहब आके इकॉनमी को ठीक कर देंगे। अंकल्स की मैंने बहुत मिन्नत समाजत की है। तो बिल्कुल तलाल ठीक कह रहा है कि एक और सुमोटो होना चाहिए, और जितनी भी आज ऑडियोज आई हैं उनका फॉरेंसिक होना चाहिए, और चीफ जस्टिस साहब को उसके ऊपर फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर जिनकी ऑडियोज बनी उनके ऊपर भी, जिन्होंने बनाई है उनके ऊपर भी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने खुलेआम ये चीज एडमिट की है कि उनके पास ऑडियोज भी हैं, उनके पास वीडियोज भी हैं, वो ऑडियोज बनाते भी हैं, वो वीडियोज बनाते भी हैं। एक मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि इसके अलावा भी मेरे पास वीडियोज हैं और मेरे पास के अलावा ऑडियोज भी हैं। और दूसरा, जनरल बाजवा साहब ने जो उन्होंने एडमिट किया था कि जब मैं वजीर आजम पाकिस्तान से मिल रहा था तो मैं उनकी बातों को टेप किया करता था। सर, खान साहब तो खुद ऑडियोज के फेवर में थे ना। खान साहब तो कहते थे किया करें रिकॉर्ड, आई हैव नथिंग टू हाइड।
तो कल तक वो भी जब आपके हरीफों की रिकॉर्डिंग्स हो रही थी तब वो बड़े खुश थे, मजे में थे। आज आप लोगों की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ महर, मैं ये कह रहा हूँ कि उन तमाम ऑडियोज और तमाम वीडियोज सुमोटो लेना चाहिए और उसके ऊपर वंस फॉर ऑल फैसला करना चाहिए। देखिए हुकूमतें वक्त इस हवाले से अब खान साहब अदालत में तो चले गए हैं सर, मगर मुझे ये बताइए अब ऐन इस वक्त जब मुल्क के एक इदारा जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं था उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, अब वो इलेक्शंस के हवाले से सुमोटो नोटिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ले चुके हैं। उम्मीद यही है कि ये ऊंट किसी एक करवट बैठ जाएगा, बट इन द प्रोसेस जो दबाव आप लोग डाल रहे हैं अपनी गिरफ्तारियां पेश करके, पहला तो सवाल यही जहन में उठ रहा है सर कि कितनी देर अंदर रहना है आपके लीडरान ने? नहीं देखें जब तक हमने क्या देखे इस वक्त हालात क्या है, इस वक्त हालात हैं कि आइन तोड़ के रख दिया है, कानून तोड़ दिया है, ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, जबर का इस्तेमाल हो रहा है, लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड है, बदतरीन महंगाई है, मुल्क को डुबो दिया है, मुतवसत तबका तबाह होकर रह गया है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, 8.5 लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन हो रहा है। होना तो ये चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात ही ना पहुंचती। आपके पास मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, 105 के तहत 2 चीजें होनी है, जब असेंबलीज डिसॉल्व होनी है उसके अंदर गवर्नर ने जो पहला काम करना है 105 के तहत डेट अनाउंस करनी है और दूसरा उसने कैबिनेट फॉर्म करनी है। उन्होंने 105 के तहत जो दूसरा अमल है कैबिनेट तो फॉर्म कर ली पर गवर्नर ने डेट नहीं दी, और उसके बाद आपके पास चारा क्या था, हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने फैसला किया। हम ये बातें समझते हैं, जानते हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब कितनी देर अंदर रहना है सर? कल तो इनको अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? दिफा जी मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे पास तो और कोई रास्ता नहीं है जमहूरियत के अंदर रहते हुए। तो अब अंदर ही बैठना है जब तक इलेक्शंस नहीं होते, जब तक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बहाल नहीं होता, जब तक पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स बहाल नहीं होते, जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कॉल नहीं होते, जब तक ये जो IMF का 170 अरब रुपए का बम पड़ा है, हम उस वक्त तक जेलों के अंदर रहेंगे। चौधरी साहब मुझे बताइएगा, रख लेंगे इतने अरसे आप इनको अंदर? कितनी देर अंदर रखेंगे तहरीक इंसाफ के लीडरान को? किस कानून के तहत अंदर रखेंगे? देखिए गुजारिश ये है जी कि ये तो दफा 144 की भी अगर आपने खिलाफ वर्जी की हो और आप अपनी जमानत अप्लाई ना करें तो ये आपकी मर्जी है ना जी, ये तो अपनी मर्जी से गए और यकीनन इनमें से और जेल भरने वालों में टोटल पुलिस के ऐलानात करवाने के बावजूद, इनको गैरत दिलवाने के बावजूद 81 लोग हुए हैं, सिर्फ 81। पहला दिन था सर। सिर्फ लाहौर में से 81 लोग हुए हैं और उसमें से भी तकरीबन कोई 21 लोग ऐसे हैं जो कि लगातार सिफारिशें करवा रहे हैं। क्या सिफारिश करा रहे हैं? हम सिफारिशें करवा रहे हैं जी कि भी वो बीमार हैं, वो कोई नहीं, हमने तो समझा था आप आधे घंटे बाद ये छोड़ देंगे। ये मैंने अभी मालूमात नहीं है आप ही के किसी रिपोर्टर से। और उसके बाद रही जेल इन्होंने भरनी है, 81 लोगों से जेल तो नहीं भरती। मेहरबानी फरमाएं कोई 8-10 हज़ार आदमी करें किसी तरह से, फिर यकीनन ताकि कुछ लोग जा सके। बाकी ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, असेंबली इन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ी है, जेल अब अपनी मर्जी से तोड़, और हम तो चाहते हैं जेल भरे और उसके बाद खान साहब भी जरा पता चले कि कैसे पार्टी चलती है और कैसे ये सब कुछ चलता है। ये काशिफ अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमतें वक्त नाम ले लेकर सुपीरियर जुडिशरी के जजेस को ललकार रही है, वजीर आजम बात कर रहे हैं मुतसबाना रवैये की सुपीरियर जुडिशरी की, चीफ जस्टिस साहब अहम तरीन इशू यानी कि इलेक्शंस के हवाले से सुओ मोटो नोटिस ले लेते हैं। क्या बेंच की फॉर्मेशन, इसके अंदर वो जज साहिबान का शामिल होना, क्या ये आने वाले दिनों में आपको लग रहा है इशू बनाएगी हुकूमत? देखिए, उन्होंने अपनी इंटेंट तो जाहिर कर दी है। वो जजेस का नाम लेकर जब एक हुकूमत शुरू हो और वजीर आजम से वज़रा और तमाम लोग, अभी तलाल चौधरी साहब आपके साथ हैं, ये तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अगर जजेस का नाम लेना शुरू कर दें, एक तो ऑडियो लीक आई है, उस पर तो ज़ाहिर वो आई इसलिए थी कि ये काम किया जा सके, जजेस के खिलाफ ये बात की जा सके, लेकिन जो दूसरे जजेस का नाम आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू किया है, लगता है ऐसे है कि जजेस को और अदालतों को प्रेशर में तो लाना है और इसी वजह से ये नाम लिए जा रहे हैं कि अदालतों को प्रेशराइज किया जाए। आने वाले दिनों में अहम तरीन फैसले, अभी जो आज खुद नोटिस हुआ है, हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इलेक्शंस ना हो और वो जजेस पर, बेंच पर जिस हद तक प्रेशर डाल सकेंगे उतना डालने की कोशिश करेंगे, ताकि देखिए एक हिस्ट्री भी है पाकिस्तान की कि अपनी मर्जी से जो भी
अदलिया हो, जो भी जजेस हों, उनके ऊपर जो तनकीद होती है वो उसकी बुनियाद या उसकी वजह ही होती है कि हमें क्या सूट करता है पॉलिटिकली। अब जाहिर है ये अब कोशिश पूरी करेंगे जैसा लग रहा है, मुकम्मल कोशिश होगी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अदालतों में डाला जाए, जजेस पर डाला जाए, ताकि जो फैसले, देखिए ये तो एक बड़ा सिंपल सा आईनी फैसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। इसी वजह से ये एक पूरी कैंपेन, कल आपको मजीद इसमें इंटेंसिटी नजर आएगी इस कैंपेन में, मजीद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहेंगे ये जजेस इस बेंच का हिस्सा क्यों, हालांकि 9 रुकनी बेंच बन गया है, लेकिन मजीद प्रेशर डाला जाएगा ताकि बैकफुट पे डाला जाए अदलिया को, और वो फैसले जो कि हुकूमत चाहती है वो उनकी मर्जी के और उनकी मंशा के मुताबिक वो फैसले लिए जा सकते। काशिफ, जेल भरो तहरीक भी पैरेलल साइमल्टेनियसली चल रही होगी इसके साथ साथ। आज 80 से ज्यादा लोग गिरफ्तारी पेश कर चुके, घुस के खुद बैठे हैं वैन में, इनकी लीडरान। कितनी देर अंदर आप इनको रुकता देख रहे हैं, कितनी देर अंदर बैठता देख रहे हैं, इसको कामयाब होते भी देख रहे हैं कि नहीं? देखिए, अब कामयाबी का फैसला तो मेरा ख्याल है ज्यादा ये फोकस अब टिल्ट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट की जानिब कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। ये जो 9 रुकनी बेंच है, क्योंकि असल मकसद इलेक्शन करवाना है, उनको 2 सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस मिल जाए तो मेरा ख्याल है अपनी तरीके से आप उस पर भी खुश होगी। इसलिए जो ये 9 रुकनी बेंच है, देखिए एक बात तो ये तय है कि लीगल फ्रेटर्निटी में इस पर तो बहस है कि कौमी असेंबली के इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन इस बात पर सब यूनानिमस है तकरीबन कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराने जरूरी है। अगर इनको यहाँ से मिल जाता है ये रिलीफ, तो इस कैंपेन का, इस जेल भरो तहरीक का, मेरा ख्याल है उसमें से जान निकल जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ से फैसले ले लिए जाएं, अदालत फैसला कर दे, इनकी तशरीह करके अदालत में, जैसे मैंने कहा वकला इस बात पर बड़े क्लियर है, तो अगर यहाँ से फैसला आ जाए तो जेल भरो तहरीक वहीं पे रुक जाएगी। अब ये कितनी तेजी से ये केस चलता है, कितने दिनों में अदालत ये फैसला कर देगी। आपको याद होगा जब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी या डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग थी तो ज्यादा वक्त नहीं लगा था, फौरन ये फैसले कर दिए गए थे। अब जाहिर है हुकूमत ने जाना है, हुकूमत, अटॉर्नी जनरल जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का वकील जाएगा, गवर्नर का वकील जाएगा, लेकिन वो क्या दलील देंगे कि क्यों और इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं कर रहा गवर्नर फॉर एग्जाम्पल। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अरसा नहीं चलेगा ये केस, जल्द फैसले। मगर एक इंटरेस्टिंग बात, एक आखिरी नोट पे अली अवान साहब, बार काउंसिल सारी जो है वो देखना चाहती हैं, अब एक्शन लेना चाहती हैं जिन जज साहिबान के का नाम आया है, हमने कह दिया कि अब हम फाइल करेंगे रेफरेंसेस। आपको लग रहा है कि जो जजेस हाजिर सर्विस सीनियर जजेस के नाम लेकर हुकूमत एक कैंपेन स्टार्ट कर चुकी है, अभी भी कोई पिटिशंस फाइल करेंगी बार एसोसिएशंस, अदलिया की आज़ादी और तकद्दुस के लिए खड़ी होंगी? देखिए, बार काउंसिल्स हो गई या बाकी डिस्ट्रिक्ट बार्स हो गई, एक देखिए खुद एहतसाबी का एक निजाम होना चाहिए हर इदारे के अंदर, चाहे वो फौज है, चाहे जुडिशरी है, चाहे पॉलिटिशियंस है। मसला ये है कि अगर कोई ऑडियोज आई हैं, कोई वीडियोज आई हैं और वो किसी को इसके ऊपर एतराज है तो उसके ऊपर बिल्कुल सुमोटो होना चाहिए, उसके ऊपर पूरे के पूरा फ्रॉन्सिक्स होने चाहिए। और देखिए, अगर वो गलत साबित हो, जिन लोगों ने इल्जाम लगाया है, जिन लोगों ने वो कैंपेन चलाई है, उनको निशाना इबरत बनाना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप समझते हैं कि वो दूसरी तरफ है, तो जिन्होंने बनाई है, क्योंकि आप पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, पाकिस्तान के हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको भी निशाना इबरत बनाना चाहिए। और तीसरा, जिन पे ऊपर आई है उनका भी खुद। मगर एक रास्ता तो तलाल चौधरी साहब बड़ा क्लियर है आपकी हुकूमत के पास ना सर, आप लोग रेफरेंस भेज दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, इंस्टेड क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें और जज साहिबान के नाम ले लेकर तकद्दुस के जुडिशरी को पामाल करें। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुख क्यों नहीं करते? तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली अवान साहब, काशिफ अब्बासी और तलाल चौधरी मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, सवाल पूछ रहे थे। आप फरमाइए कि क्या ये जजेस मुतसिबाना रवैया नहीं रखते? बहुत ख़तरनाक हदूद में दाखिल होते चले जा रहे हैं हम पाकिस्तान में। ना इलेक्शंस के हवाले से कोई क्लैरिटी है, ना इदारों के आइनी रोल के हवाले से कोई अभी तक यकीन से कहा जा सकता है कि हर कोई अपने हदूद में रहकर काम कर रहा है। और सुपीरियर जुडिशरी, वो रेड लाइंस भी हुकूमत वक्त की तरफ से अबूर की जा रही हैं, क्रॉस की जा रही हैं। वो हुकूमत जिसको इदारों का तकद्दुस पामाल ना होने के लिए हर वो कदम उठाना चाहिए कि जो वो कर सके। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर हूँ।
मुआशी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को निकालने के लिए हुकूमत की तरफ से सरकारी कफायतशारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जिसके बाद तमाम वफाकी वुज़रा की जानिब से रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहों के अलावा अलाउंसेज और मर्रात छोड़ने का फैसला सामने आ गया है। और इसका ऐलान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में किया गया। इस हुकूमत के तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरीन ख़ुसूसी ने तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। तमाम वज़रा गैस, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। काबीना अरकान के इस वक्त ज़ेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियाँ वापस ली जा रही हैं। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफ़र करेंगे। मावन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी ऐलान किया कि गर्मियों में दफातर खुलने का वक्त 7:30 बजे होगा, जबकि अब किसी को एक से ज्यादा प्लॉट नहीं दिया जाएगा। खाने की सिंगल डिश का हुक्म देते हुए कहा कि ये सब अभी से लागू होंगे। बिजली की और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर खोलने का वक्त सुबह 7:30 बजे रखने की तजवीज़ को मंजूर किया गया है। सरकारी मुलाजमीन या हुकूमती एहलकारों को एक से ज्यादा प्लॉट अलॉट नहीं किया जाए। खाने के मौके पर तमाम हुकूमती तकारीब में सिंगल डिश की पाबंदी इख्तियार की जा रही है। ये वन डिश होगा वजारतों में, वज़ीर आज़म हाउस में, काबीना में, और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने यह काम पाक फौज के अलावा चीफ जस्टिस, चारों सूबों के सरबराहान और हाई कोर्ट्स के ओहदेदारों से भी करने के लिए कहे। जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चारों सूबों के हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दर्जा बदर्जा अदालतें, चारों सूबाई वज़रा आला से भी पुरजोर तौर पर ये दरख्वास्त होगी कि अपने इदारों और हुकूमत में इसी नौयत के फैसले वो बुरकार लेके आएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तोशाखाना के हवाले से फैसला सुनाते हुए कहा कि $300 से कम का तोहफा रखा जा सकेगा, जबकि इससे जायद का तोशाखाना में जमा करवाना होगा। और आज से तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक हो गया है, कोई भी देख सकता है। आज के बाद सिर्फ यानी $300 का 80,000 रुपए का जो तोहफा है वो रख सकेंगे, बाकायदा कानून पर अमल करते हुए। उससे ऊपर का जो तोहफा है वो जमा हो जाएगा मुझ समेत पूरी काबीना। तोशाखाना का जो रिकॉर्ड है वो हम कौम के सामने उसको पब्लिक कर रहे हैं। अदलिया के जहाँ तक मुझे इल्म है वो तोहफे यहाँ नहीं आते। अगर मिलते हैं, हमारे जो अस्करी इदारे हैं उनको जो तोहफे मिलते हैं वो इस तोशाखाने में नहीं आते। IMF प्रोग्राम की बहाली के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जल्द प्रोग्राम मिल जाएगा। हमें इदराक है कि IMF से महंगाई हुई, वज़ीर आज़म के ऐलानात बेहतर, मगर क्या ज्यादा बेहतर नहीं था कि वज़ीर आज़म मुल्की खजाने पर बोझ यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, द वाइट एलिफेंट्स, इन इदारों को बंद करते। मुल्क में 212 रियासती मलकीती इदारे मौजूद हैं नाजरीन, के जिनमें से ज्यादातर कर्ज में डूबे हुए हैं या फिर हुकूमती इमदाद पर चल रहे हैं। इसी तरह ज़राअत और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स पर टैक्स आयद करते। जैसे कोरोना के दौरान मार्केट्स को तब 8 बजे बंद कर दिया जाता था, वैसे ही अब भी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मार्केट्स को जल्दी बंद कर दिया जाता। बजट में एक बड़ी रकम जो है वो पेंशन की मद में भी है, सालाना ये रखी जाती है। या तो पेंशन को बंद कर दिया जाता या फिर इसे सिविलियन 16वें ग्रेड तक कर दिया जाता। बकौल सेनेटर मुश्ताक, सुप्रीम कोर्ट का जज 10 से 12 लाख रुपए पेंशन लेता है। लाखों की तनख्वाह लेने वाले रिटायर होने के बाद भी मर्रात के साथ साथ लाखों की पेंशन भी अवाम के पैसे से वसूल करते हैं। वजीर आजम साहब का ये सारे काम जो है, बदकिस्मती से अगर कहा जाए कि ये ऑप्टिक्स हैं तो गलत ना होगा। पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस वसूल किए जाते हैं। क्या ही बेहतर होता कि आपकी हुकूमत डायरेक्ट टैक्स वसूल करने के ऊपर आगाज करती। बात करते हैं, हमारे साथ माहिर मुईशत खुर्रम शहजाद मौजूद हैं। खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सब ऐलानात का इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप मुईशत के ऊपर? जी थैंक यू वेरी मच महर। देखिए, मुझे लगता है कि कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, कोई हार्ड डिसीजंस लेने का जो एक प्लान होता है और इमीडिएटली डिसीजंस लिए जाने चाहिए थे वो नहीं लिए जा रहे अभी तक। जिसमें सबसे पहली चीज़ है बजट डेफिसिट को कंटेन करना, और उसमें 3-4 एरियाज़ हैं जिसमें जो है वो जिसकी एक्सपेक्टेशंस रही हैं अभी तक, मार्केट की भी, इन्वेस्टर्स की भी, लेंडर्स की भी, और ऑफ कोर्स IMF की भी रही होंगी। और वो ये है कि आप कैसे जो है अपनी कॉस्ट को कम करते हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करते हैं, जिसमें आपकी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें रिडंडेंट मिनिस्ट्रीज हैं, जिसमें नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं। इवन सिंबोलिज्म के लिए भी, ऑप्टिक्स के लिए भी जो है ना वो चीज़ नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए। उसके साथ साथ स्टेट और एंटिटीज़ हैं, उनके लॉसेस हैं, सर्कुलर डेट है, एनर्जी के लॉसेस हैं, उसके साथ साथ टैक्स लगाना है रियल स्टेट को, रिटेल को,
रिटेल सेक्टर है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो प्रोविंशियल एम्बिट में हो चाहे फेडरल में हो, कोलिशन गवर्नमेंट है, पीडीएम पूरी जो है एक कंसेंसस के साथ आई हुई है और 70% जो है वोट बैंक है इनके पास, और इस वक्त तो ऑपोजिशन भी वैसी इतनी एक्टिव नहीं है। तो किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का, तो मुझे लगता है कि एक तो कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो होना ही चाहिए इन एनी केस, चाहे वो हमें इस वक्त एक डिफॉल्ट का सामना हो या ना हो, या एक टफ सर्कमस्टांसेस हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम आसान डिसीजंस ले रहे हैं, जो कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन जो होता है वो भी आपका जो है कोई भी कर सकता है कि 1% आप जीएसटी बढ़ा दें और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दें, डिवैल्यूएशन कर दें, वही हम कहते हैं ये आसान डिसीजंस हैं। लेकिन बात ये है कि क्या सैलरीज पे कोई कट आ रहा है, चाहे वो सिविलियन हो, वो मिलिट्री हो, सबके बजट्स को जो है ना आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि आपको 20 से 30% तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीस कहीं ना कहीं से सेव करने हैं, जिसमें पीएसडीपी कट भी होगा, जिसमें आपके करंट एक्सपेंडिचर्स कट भी होगा, जिसमें डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी शामिल है। तो इमीडिएटली आप क्या 8 बजे या 6 बजे, हम तो कहते हैं 6 बजे मार्केटें बंद करें, क्या स्ट्रिक्ट डिसीजन अभी तक लिया गया? हम 6 महीने से बात हो रही है, इवन गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में कि जी मार्केट्स को बंद किया जाएगा और 6 बजे 8 बजे बंद किया जाएगा। अभी तक तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आज तक 2 महीने का तो लॉस हो गया ना जी। तो मेरा पॉइंट ये कि एक तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, दूसरा बड़े डिसीजंस नहीं है। ये टैक्स कहाँ लगाना है वहाँ नहीं लगाया जा रहा, कहाँ से कट करना है वहाँ नहीं कट किया जा रहा। ये सैलरीज देखें, ये तो वैसे भी होना चाहिए, बट हमें किस चीज़ की ज़रूरत है वो शायद रियलाइजेशन अभी तक नहीं आ रही है, जो हम डिले करेंगे तो डेफिनेटली हमें मगर आपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स का भी जिक्र किया, लेकिन आज वजीर आजम साहब ऐलान कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि गैर सियासी और इस तरह के अस्करी इदारे जो हैं वो खुद ऐलान करेंगे इन सब चीज़ों का। तो पर्क्स, प्रिविलेजेस, पेंशन्स, क्या ये सब काम कर सकते थे वजीर आजम अनाउंस? जी बिल्कुल, देखें फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास तो सारी इंफॉर्मेशन होती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो पूरे बजट को देखती है, एक एक पैसा, जो फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी कहते हैं कि फाइनेंस जो है उनको पता है एक एक पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। आईएमएफ आपके सर पे बैठा है, उसने स्क्रूटनी करनी भी है और वो करता आया है और वो करेगा भी। तो देखें, मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल बैंक, कोई हमारा फाइनेंसियर आके हमें जो मुल्क को पैसे दे रहा है, लेट्स से आईएमएफ है, वो हमें आके कहे कि हार्ड डिसीजंस लो, उस हद तक पहुंच जाए कि वो खुद कहना शुरू कर दे कि जी आप अपने ये क्रिटिकल एरियाज को जो ना काटना शुरू करें। लेट्स से मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, लेट्स से आपके जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के एक्सपेंडिचर्स हैं, ओवरऑल सिक्योरिटी का जो है ना वो एक्सपेंडिचर आपको वो कहे कि जी आप इतना ज़्यादा कट कर दें। तो इससे पहले बेहतर ये नहीं है कि चाहे वो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स हो, सिविलियन हो या कोई भी हो, ओवरऑल बजट की बात हो रही है कि जी सबको जहाँ जहाँ पे जिसका कट बन सकता है वो बने और उसको कंसोलिडेशन में लेकर आए। मिसाल के तौर पे आपका यहाँ पे अगर सैलरीड बिल की मैं सिर्फ बात करता हूँ, सैलरीड बिल की पूरा ओवरऑल सैलरीड बिल आपको पता है कितना, वो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा जा रहा है। मैं प्रोविंसेस और फेडरल सारी पूरी बात कर रहा हूँ, सिविलियन मिलिट्री सब मिला के बात कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर अगर 3 ट्रिलियन की आपकी सैलरीज और पेंशन सब मिला के उसका 10% कम करने से 300 अरब बच सकते हैं, सिर्फ 10% कम करने से। या फिर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो बहुत ज़्यादा हैं, आप निकालें ना सबकी, किसकी कहाँ गए। आप देखें पार्लियामेंट में अगर कोई ये कहता है कि एक जज की पेंशन 10 लाख रुपए पर मंथ, तो क्या उस पर टैक्स नहीं लग सकता? वो तो टैक्स पे कर सकते हैं ना। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप ये करें कि 6 लाख की जिसकी पेंशन है साल की, उसको निकाल दें आप, या 12 लाख वाले को भी निकाल दें, चले। बाकी जिसकी पेंशन है, हाई पेंशन जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, तो वो टैक्स क्यों नहीं दे सकते? वो तो हाई सैलरीड में आ गए ना। तो देखिए पॉइंट ये है कि हमें डिसीजंस इस वक्त क्या क्या लेने हैं। रिटेल पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? 2.5 से 3 मिलियन जो है एग्रीकल्चर पे, रिटेल पे एब्सोल्युटली, और 30,000 जो है ना सिर्फ टैक्स देते हैं। तो कितना बड़ा जो है सेगमेंट है जो टैक्स नहीं देता, क्योंकि वो वोट बैंक है। इसी तरह रियल एस्टेट कितना बड़ा सेगमेंट है, $1 ट्रिलियन की जो है ना वो मार्केट वैल्यू है, $1 ट्रिलियन अर्बन रियल एस्टेट की पाकिस्तान की, एस्टिमेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। $80 अरब का ट्रेड है, खाली $80 अरब का ट्रेड होता है रियल एस्टेट में, एस्टिमेटेड नंबर। आप सिर्फ 1% टैक्स लगाते तो $800 मिलियन मिलता है आपको, 10% तो आपको जो है वो $8 अरब दे देगा। तो आप इसका $4 अरब भी इकट्ठा कर लें। देखिए कंप्लायंस एंड गवर्नेंस के भी तो इश्यूज बहुत हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 26% ऑफ जीडीपी टैक्स आपका जो है वो पोटेंशियल है, सिर्फ 9% और 10% ऑफ जीडीपी टैक्स इसलिए आप ले रहे हैं, लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। इसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लिटिल टू लेट। जो सख्त फैसले करने वाले हैं हुकूमत, वो करने से अभी भी गुरेज कर रही है या डर रही है कि उसका लैश बैक ना आए या अपना वोट बैंक मुतासर ना हो। लेकिन नाज़रीन, जाते जाते एक दिल गिरफ्ता ही सही, लेकिन हकीकत आपको बताते चलें, हमारे यहाँ जिंदा नहीं बोलते, हमेशा लाशें बोलती हैं।
हाथ में कुरान पाक उठाए गिरानाज अपनी बेबसी और मजलूमियत का रोना रोती रही, अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए दुआइयाँ देती रही, मगर किसी लब पर कोई जुम्बिश हुई, किसी माथे पर गैरत की शक्ल नमूदार हुई और ना ही किसी ने इस बेबस खातून की फरियाद पर कान धरे। कुरान का समय कुरान मात्र है और हजरत अब्दुर्रहमान असा डकी बैठा है जित ज़्यादा कंदा पे मुझे पुत्र डकी बैठा है असा आज़ाद करो। आज गिरानाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई हैं। जालिमों ने इसका चेहरा ही मस्क कर दिया है, लेकिन आज गिरानाज और उसके 2 बच्चों की ये लाशें बोल रही हैं। जालिम खेतरान के जुल्म और जाबिर खेतरान के जबर का नोहा पड़ रही हैं। कल जिंदा गिरानाज की फरियाद सुनी ना गई, आज मरहूम गिरानाज की फरियाद और अवाम की दबाव पर सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरानाज और इसके 6 बच्चों को सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने अपनी निजी जेल में कैद रखा। वडेरा शाही और सरदाराना निज़ाम में पलने वाले सरदार अब्दुल रहमान ने गिरानाज और इसके बच्चों की ज़िंदगी जीरन कर दी। उनसे मुशक्क़त करवाई जाती थी, उन्हें बारखान के इलाके में निजी जेल से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं दी जाती थी। और फिर गिरानाज ने अपने बच्चों की बाजियाबी के लिए इस जारहाना सोच से टक्कर लेने का फ़ैसला कर लिया। सरमायादाराना निज़ाम से इस बगावत का नतीजा ये निकला कि मुबैना तौर पर अब्दुल रहमान खेतरान ने गिरानाज और इसके 2 बच्चों को कत्ल करके इनकी लाशें कुएं में फेंक दी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस ने ये लाशें बरामद की तो ये नाकाबिले शनाख्त थीं और बादशाह गिरानाज के शौहर खान मोहम्मद मरी ने बीवी गिरानाज और 2 बच्चों को आइडेंटिफाई किया। मोहम्मद नवाज और अब्दुल कादिर की लाशें शनाख्त कर लीं और मुलजिम की गिरफ्तारी तक लाशों की तदफीन से मुकम्मल इनकार कर दिया। बारखान से लाशों को क्वेटा ले जाया गया और रेड जोन में रख कर कल से धरना दिया जा रहा है। ये धरना अभी भी जारी है, मगर मुलजिम की गिरफ्तारी का बड़ा मुतालबा जो था वो बिल आखिर आकर पूरा तो हो गया, लेकिन अभी भी यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये खुद दिया गया है, बिकॉज द हायर अप्स वर प्रोटेक्टिंग हिम। ये हमें पूरा दिन बताया गया। FIR अब्दुल रहमान खेतरा के खिलाफ भी नहीं कटी, नामालूम अफराद के खिलाफ कटी है। धरने की शुरका का ये भी मुतालबा रहा कि जब तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आते उस वक्त तक हम लाशों की तदफीन नहीं करेंगे। सच तो ये नाजरीन के इस डेराशाही निज़ाम का निशाना बनने वाली गिरानाज हो या उसके 2 बच्चे उसके बेटे हों या फिर मकतूल शाहजेब हो, मकतूल नकीबुल्ला महसूद हो, मकतूल नाजिम झोकियो हो या फिर वडेरे मजीद अचकजई की गाड़ी के नीचे गरीब ट्रैफिक इंस्पेक्टर अताउल्ला का कुचला जाना हो, आज तक कोई सरदार, कोई वडेरा, कोई तगड़ा आदमी इस मुल्क में अंजाम को नहीं पहुँच सका। बस मुजालिमों की रूहें जो हैं वो इंसाफ मांगती रहती हैं, रब के हुजूर पेश हो जाती हैं, लेकिन इस मुल्क में अगर आप गरीब हैं, मजलूम हैं, देयर इज़ नो जस्टिस। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।